नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर सारे दिन पूरे देश में ईडी की चर्चा हुई। दिल्ली से लेकर कोलकाता और मुंबई तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स हुई। ईडी के एक्शन को लेकर प्रोटेस्ट हुए। आज एक बार फिर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तक सभी पार्टियों के नेताओं ने ईडी के एक्शन पर सवाल उठाए। किसी ने कहा कि ईडी बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। किसी ने कहा सरकार ईडी का इस्तेमाल विरोधी दलों की सरकारों को गिराने के लिए कर रही है, और किसी ने कहा कि ईडी सरकार का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश का हथियार है। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि ईडी पर इस तरह का चौतरफा हमला क्यों हुआ। असल में कांग्रेस के नेता इसलिए नाराज हुए क्योंकि आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड के केस में 12 जगह रेड की। यह वो केस है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। वो जांच के घेरे में है। तृणमूल कांग्रेस के नेता लाल पीले हुए टीचर भर्ती घोटाले को लेकर चल रहे ईडी केस के बारे में। आज पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के 4 और ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। इस मामले में पार्थ चैटर्जी के घरों से अब तक 50 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है, और अब ईडी की सुई तृणमूल कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं की तरफ इशारा करने लगी है। मुंबई में आज पथराचौल के मामले में संजय राउत के रोल की जांच करने के लिए कई जगह छापे मारे गए। ईडी ने आज फिर संजय राउत से कई घंटे तक पूछताछ की। इसीलिए उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना बेहद नाराज हैं। झारखंड में कांग्रेस विधायकों से बरामद कैश अब ईडी की जांच के दायरे में आ सकता है, या माइनिंग स्कैम पहले से ही ईडी के हाथ में है। इसलिए जेएमएम के नेता परेशान और नाराज हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर को लेकर आज 2 और खबरें आई। सरकार ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। इसीलिए आज दिन भर ईडी को लेकर सबसे ज्यादा खबरें आई। सबसे पहले आपको दिखाता हूं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मामले में नेशनल हेराल्ड के केस में आज ईडी के एक्शन और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की तस्वीरें। आज सुबह सुबह ईडी की कई टीमें नेशनल हेराल्ड से जुड़े अलग अलग दफ्तरों में पहुंची। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई राउंड की पूछताछ के बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 12 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली, और जैसे ही ईडी की टीम पहुंची, इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे बैनर लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड हाउस है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पासपोर्ट ऑफिस है, जबकि ऊपर की मंजिलों पर नेशनल हेराल्ड अखबार का ऑफिस है। पता यह लगा कि ईडी जब नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी कंपनियों के अकाउंट्स की जांच कर रही है, मनी ट्रेल का पता लगा रही है, कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हेराल्ड हाउस में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए। जिस वक्त ये हंगामा और नारेबाजी हो रही थी, उस वक्त हमारे संवाददाता पवन नारा मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ में ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए अब सरकार अपनी भड़ास निकालने के लिए ईडी पर रेड करवा रही है। ईडी की टीम हेराल्ड हाउस में रेड कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस और पुरुष कांग्रेस की टीम आगे बढ़ रही है। पुलिस इन्हें यहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी हाय हाय के नारों के बीच आगे जा रहे हैं। सामने हेराल्ड हाउस की तरफ अब कुछ कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अब कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के गेट पर पहुंच गए हैं।
यहीं पर पहले फ्लोर पर पासपोर्ट ऑफिस है और यहीं पर नेशनल हेराल्ड का जो गेट है वहां पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और डोंट मिसयूज ईडी इस तरह का पोस्टर यहां दिया गया है। देखिए, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दुरुपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे नेताओं के खिलाफ इनको कुछ मिला नहीं है। नेशनल हेराल्ड इस देश की शान है। आजादी के दौर से इस अखबार को स्वतंत्रता सेनानियों ने चलाया है। इस पर छापा मारना जैसे इस देश की आत्मा पे छापा मारना है। मेन गेट के सामने यहाँ पुरुष और महिला कार्यकर्ता पहुंचे हैं जिनको हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कुछ कार्यकर्ता यहाँ जमीन पर बैठ गए हैं। पोस्टर हाथ में है, सच ना डरा है ना डरेगा, सत्यमेव जयते, इस तरह के पोस्टर हैं। साथ में सोनिया गांधी की तस्वीर है। ये तस्वीरें नेशनल हेराल्ड हाउस के बाहर की है। आज एक नोट करने वाली बात यह थी कि कांग्रेस के बड़े नेता सड़क पर नहीं उतरे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और लोकल लीडर्स को मैदान में उतारा गया। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सिर्फ बयान देकर संतोष किया, ट्वीट किए। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आया। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा कि तानाशाह के हर फरमान के खिलाफ, जनता की आवाज दबाने के खिलाफ हर कोशिश से वो और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। राहुल ने लिखा कि यह कांग्रेस सरकार चाहती है कि कोई भी उससे सवाल ना पूछे, तानाशाह की हर बात को स्वीकार किया जाए, लेकिन डरने और तानाशाही सहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी न डरेगी ना ही लोगों को डरने देगी। इसके बाद जयराम रमेश से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक सबने कहा जो हो रहा है वो प्रतिशोध की राजनीति है। और इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कैमरे के सामने आए। खड़गे ने कहा कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ विरोधी दलों के खिलाफ क्यों, जो नेता बीजेपी में शामिल हो गए उनके खिलाफ ईडी ने जांच बंद क्यों कर दी। मतलब साफ है, सरकार ईडी के जरिए ऑपोजिशन को डराना चाहती है। छापे मारकर इस ढंग से अगर आप अपोजिशन को दबाना चाहते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, हर अपोजिशन पार्टी के लोगों को तंग करना। और आप देख रहे हैं रिसेंटली जितने भी रेड्स हो गए या जितने भी ईडी के छापे गिरे हैं वो पूरे पॉलिटिशियंस के ऊपर है, खास करके नॉन बीजेपी। बीजेपी के कौन से लोगों के ऊपर हुआ है, और जिनके ऊपर पहले छापे गिरे थे, जिनके ऊपर केस हो गए थे, वो लोग तो पवित्र हो गए, क्योंकि गंगा में डुबकी मार के अगर कोई बाहर निकलता है वो पवित्र बन जाता है। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ईडी को बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बता दिया। सुप्रिया ने कहा कि इस केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मोदी सरकार जांच के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। यह प्रोसेस इस पनिशमेंट का मामला हो गया है, लेकिन कांग्रेस इससे डरेगी नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक नवनिर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। सबूत है नहीं, केस कोई है नहीं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आपको लगता है कि इस तरह की बात करके आप ध्यान भटकाएंगे, विपक्ष को विचलित करेंगे और कांग्रेस के हाथ बांधने का काम करेंगे, लेकिन इनमें से आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ईडी की रेडें, ईडी की गिरफ्तारी, इस तरह की प्रतिशोध की भावना शायद दूसरे लोग डर जाते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हमारे आर्म्स और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेशनल हेराल्ड पर रेड को एक नया एंगल दिया। उन्होंने इसे मीडिया पर हमला बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार आज कांग्रेस के अखबार के खिलाफ एक्शन ले रही है, कल दूसरे मीडिया हाउसेस पर भी कार्रवाई होगी। केंद्र की सरकार लगातार हमारी पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी और सोनिया जी से पूछताछ करने के बाद
अब ईडी नेशनल हेराल्ड में मीडिया हाउस में आज छापा डाले हैं, आज नेशनल हेराल्ड में है, कल आप लोगों की बारी है, आप लोग भी देखिएगा। कांग्रेस के नेता साबित करना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो सिर्फ सियासी दुश्मनी का नतीजा है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। बीजेपी के नेताओं ने इस आरोप को सफेद झूठ बताया। दो लाइन में अगर बताऊं तो नेशनल हेराल्ड आजादी के पहले से निकलने वाला अखबार है जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी निकालती थी। नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी देश भर में है। अखबार की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो 2010 में एक कंपनी बनी यंग इंडियन। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ का लोन दिया। लोन की वसूली की जिम्मेदारी यंग इंडियन को दे दी। वो लोन वापस नहीं हुआ तो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की सारी प्रॉपर्टी पर यंग इंडियन का कब्जा हो गया। यंग इंडियन में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। इसीलिए इल्जाम लगा कि नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ का लोन देकर उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया और यह सारी संपत्तियां अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी के कब्जे में आ गई। ईडी अब इसी की जांच कर रही है। इस बात की जांच कर रही है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का असल बेनिफिशियरी कौन है, पैसा कहां गया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ सोनिया और राहुल को परेशान करने के लिए हो रही है। इसके जवाब में आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि पहले तो गांधी परिवार ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और अब कांग्रेस नेता चाहते हैं कि उनकी जांच भी न की जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा अगर गांधी परिवार ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इतना डर किस बात का, इतना हंगामा किस लिए। हजारों करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेराल्ड घोटाला है और वो किसी और नहीं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जांच से भागना चाहते हैं। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के नेता बहाते हैं, ये अपने आप में दिखता है कि भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों से बाहर हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं पर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार देश के हर कानून से ऊपर है? क्या जमानत पर होने पर उनको जांच एजेंसियों के सामने जाकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए कि घोटाला क्यों किया? अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो डर किस बात का है? इस मामले में आज बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि क्या कोई इस बात पर भरोसा करेगा कि 3000 करोड़ की मिल्कियत वाला नेशनल हेराल्ड 90 करोड़ में बिक गया और इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड का केस भारत के इन्वेस्टिगेटिव इतिहास का एक अद्भुत केस है। इससे पहले लोग आरोप लगता था कि सत्ता में रह के लोगों ने पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया। यहां पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी से जुड़ी हुई संपत्ति का एक प्रकार से अपने परिवार के हित में अधिग्रहण कर लिया। तो ये अपने आप में एक अजीब केस है और यह केस शुरू भी हुआ था न्यायालय के द्वारा 2013 में। जहां तक ईडी की कार्रवाई की बात है, विपक्ष की यह सोची समझी रणनीति रहती है कि ईडी पर या अन्य जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जाए। अब तो जो कुछ है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष दोनों को कोर्ट के चलते हुए बेल लेना पड़ा है, यानी उनको न्यायालय से भी किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली है। तो अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें या तकनीकी दृष्टि से देखें, आरोप लगाने का कोई आधार नहीं बनता। हाँ, राजनैतिक दृष्टि से उनको लगता है कि इस प्रकार के आरोप लगाकर वो अपने इस कर्म को छुपा ले जाएंगे कि जिस कंपनी के पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी वो 90 करोड़ रुपए के, यानी 3000 करोड़ की संपत्ति इसके पास थी, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई। ये बात किसी भी सामान्य आदमी के गले नहीं उतरती है। तो इतना बड़ा जो तथ्य है वो सोचें कि ट्विटर पे ट्वीट करके जांच एजेंसियों पे दबाव बना के छुपाने में सफल होंगे, तो यह संभव नहीं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े केस के बारे में 2-3 बातें समझना जरूरी है। इस केस के बारे में बार बार यह कहा गया है कि यह केस मोदी सरकार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बदला लेने के लिए शुरू किया,
जबकि फैक्ट यह है कि यह केस मोदी सरकार बनने से पहले 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराया था। दूसरी बात यह कही गई कि यह केस बेबुनियाद है और केस कोर्ट के सामने 1 मिनट भी ठहर नहीं पाएगा। लेकिन इस केस की सुनवाई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और सब जगह इस केस में हो रही ईडी की जांच को सही ठहराया गया। ईडी के अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से आईटी विभाग के आदेश को भी चैलेंज किया गया था। उस अपील को भी हाई कोर्ट ने खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकम टैक्स की जांच की प्रक्रिया को सही माना। अब इतनी बात तो कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ का लोन देकर उसकी 3000 करोड़ की संपत्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी के नाम में कर दी गई। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस अखबार को नेहरू ने स्थापित किया, प्रॉपर्टी अखबार की, अखबार हमारी पार्टी का, पार्टी हमारी, परिवार हमारा। अगर हमारी प्रॉपर्टी हमारे परिवार के नाम लिख दी गई तो इसमें किसी का क्या जाता है, इसमें किस बात का केस। लेकिन ऐसी बातों का फैसला जनता करती है। कानूनी तौर पर सवाल यह है, क्या इस शेयर ट्रांसफर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फाइनेंशियली गेन हुआ या नहीं, इसका फैसला अदालत को करना है। इसके सबूत ईडी को देने हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड से अपना 90 करोड़ का लोन वसूलने का ठेका सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन को दिया था। नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी यंग इंडियन की हो गई, लेकिन कांग्रेस के 90 करोड़ पार्टी को वापस मिले या नहीं, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। और इसकी जांच को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी ईडी से नाराज है। नाराज उद्धव ठाकरे भी हैं, उनकी शिवसेना भी है, क्योंकि ईडी ने आज मुंबई में संजय राउत से जुड़े पत्राचौल घोटाले के सिलसिले में 2 जगह रेड की। हालांकि ईडी ने आज रेड कहां की, किस वक्त की, इसकी डिटेल ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन पता यह लगा कि आज संजय राउत के दफ्तर के अलावा उनके कुछ करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। जिस तरह कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के केस की जांच को बदला बता रही है, उसी तरह महाराष्ट्र में पत्राचौल घोटाले को उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स बीजेपी का बदला बता रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनके गुट के नेताओं के अलावा राहुल गांधी, जया बच्चन और एनसीपी के नेता भी संजय राउत के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। आज आदित्य ठाकरे ने कहा, ऑपोजिशन पार्टीज के नेता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश की जनता देख रही है कि बीजेपी किस तरह जांच एजेंसियों की मदद से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पूरा देश सपोर्ट में है, क्योंकि देश देख रहा है ये देश में हमारे क्या चल रहा है, और जो भी आवाज उठाने की कोशिश करे उसकी आवाज दबाने की कोशिश होने जा रही है। इसके साथ ही में लेकिन कल देखा कि शिंदे गुट जो है मिठाइयां बांट रहे थे, साथ ही में मुख्यमंत्री तो कह रहे कि 8 बजे बजने वाला लाउडस्पीकर हमने बंद कर दिया। मुझे लगता है ये एक जो हमें एक वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, नजरिया कहते हैं, ये उनके सामने आ रही। जो उनका अभी पर्दा था चेहरे पे, वो पर्दाफाश हो रहा है। वो एक और ये भी ये चीज कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कि ये दंडनीय अपराध था, जिस तरह से दूसरों को जेल में डालने की बात करते थे, आज वो जेल में। मुझे लगता है आज हम यही देख रहे हैं कि जनता शिवसेना के साथ खड़ी है, जनता सत्य के साथ खड़ी रहती है, सत्ता के साथ नहीं। हमारे देश में सत्य में विजयते कहते हैं, सत्ता में विजयते नहीं। आदित्य ठाकरे आजकल शिव संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। उन असेंबली सीटों पर जा रहे हैं जहां के शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट और हमदर्दी हासिल करने निकले हैं। अब वो संजय राउत की गिरफ्तारी के इशू को भी इसी से जोड़ने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं की रणनीति अलग है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता इस सवाल पर खामोश हैं। चूंकि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए संजय राउत के मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष पार्टी के केंद्रीय नेता रखते हैं। आज इस मुद्दे पर संबित पात्रा बोले। संबित ने बताया कि बदले की कार्रवाई, प्रतिशोध की सियासत, ये सब बेकार की बातें हैं। असल में ये क्लियर कट करप्शन का मामला है। संबित पात्रा ने कहा कि संजय राउत और उनके करीबी मित्रों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया और इसके पक्के सबूत हैं। ये 1039.79 करोड़ की पूरी रकम बनती थी, लगभग 1040 करोड़। तो एग्रीमेंट को दरकिनार किया, गरीबों के ख्वाबों को खत्म किया, उनके लिए घर नहीं बनाया
और अपने लिए 1040 करोड़ बटोरा गैर कानूनी तरीके से इस कंपनी ने, जिस कंपनी में संजय राउत के खास मित्र प्रवीण राउत थे, उन्होंने हासिल किया 1040 करोड़। आप बताइए 1040 करोड़ अपने लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दूसरा विषय, प्रवीण राउत जो डायरेक्टर थे इस कंपनी में, उनके पास 100 करोड़ रुपए आए। ये जो 1040 करोड़ था ये बटा 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत जी के पास आए। प्रवीण राउत जी ने भी 100 करोड़ रुपए इसमें से आगे भेजे, अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने मित्रों को दिए, जिनसे सहायता मिली होगी उनको दिया। उसमें से जो एलिगेशन है, जो आप देख सकते हैं, मीडिया भी दिखा रही है, इसमें से एक बड़ा रकम संजय राउत जी के अकाउंट में भी गया है। यह भी खुलासा मीडिया ने किया है। पत्राचौल घोटाले में प्रवीण राउत और संजय राउत का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। संबित पात्रा ने इसी बात की तरफ इशारा किया। संजय राउत तो ईडी की कस्टडी में है, इसलिए उनकी तरफ से उनके भाई सुनील राउत ने जवाब दिया। सुनील राउत ने कहा कि प्रवीण राउत का संजय राउत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो जितने लोगों का सरनेम राउत है उन सभी का कनेक्शन संजय राउत से जोड़ दिया जाएगा। जिसका नाम राउत है तो क्या सब हमारे कनेक्टेड हो गए क्या? प्रवीण राउत के ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, चार्जशीट फाइल है, उनको जो होगा वो देखा जाएगा। अभी प्रवीण राउत को अरेस्ट कर भी किया, वो भी देख लो आप। तो 8-9 महीना हुआ अरेस्ट करवा के, 8-9 महीने में संजय राउत का नाम आया नहीं। आज ही कैसा 5-6 दिन में कैसे चल रहा है कि ये सब पॉलिटिकली है। संजय राउत जिस प्रकार से भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं, उनको किसी तरह से उनका आवाज़ दबाना है, माननीय उद्धव साहब जी को, उनको कमज़ोर करना है। इसलिए ये पॉलिटिकल फ्रेम बना के रखिए और कुछ नहीं, ऑल बोगस। 1,60,00,000 रुपए आप लोगों के, आपके परिवार को मिला है प्रवीण राउत की तरफ से, ये आरोप लगाया गया है कोर्ट के अंदर। अरे ईडी कुछ भी आरोप लगाएगी, ये आरोप लगाने में कल आपको मैं ईडी पे आरोप लगा दूंगा कि इनके सबसे जिसको क्लीन चिट दिया है उनसे भी ईडी ने पैसा लेके क्लीन चिट दिया है। आरोप लगाने में क्या है? आरोप जब होता है जब उसके प्रूफ मिला जाता है। संजय राउत ने इसका प्रूफ भी दे दिया। संजय पात्रा ने बता दिया कि संजय राउत का कनेक्शन प्रवीण राउत से कैसे जुड़ता है। ये जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के खास हैं और जिन्होंने गबन किया, उनकी पत्नी माधुरी राउत, ये संजय राउत की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा राउत की खास मित्र है। और माधुरी राउत जी ने वर्षा राउत जी को, अर्थात संजय राउत की पत्नी को 83 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में। अब ये अनसिक्योर्ड लोन जो 83 लाख का मिला, उसमें से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। बाद में जब पूरे विषय में ईडी ने जांच शुरू कर दिया तो चुपके से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सुई का नोक जो है हमारे ऊपर आने वाला है, तो 55 लाख वापस करने की कोशिश संजय राउत जी की धर्मपत्नी वर्षा राउत जी ने किया कि मैं वापस कर रही हूं, देखो भैया माधुरी जी को मेरा कुछ लेना देना है नहीं। मगर ईडी तब तक चौकन्नी हो चुकी थी, वो पूरा विषय जान चुकी थी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संजय राउत की काफी चिंता है। महाराष्ट्र में मां विकास आघाड़ी की सरकार बनाने में संजय राउत का रोल काफी बड़ा था। एनसीपी को साथ बनाए रखने में संजय राउत की भूमिका थी। इसीलिए उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी संजय राउत के खिलाफ ईडी एक्शन से काफी सदमे में है। उद्धव ठाकरे को परेशान है कि उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। रोज उनकी तरफ से बोलने वाले संजय राउत तो मौजूद नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी भी शिवसेना के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ईडी के एक्शन से शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी दोनों में काफी खलबली है। 2 दिन पहले मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता असलम शेख देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। आज जीशान सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा फडणवीस से मिले। शिवसेना के नेता विनायक राउत जो उद्धव गुट में हैं, उन्होंने भी आज देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, उनकी तारीफ की। ये सारे डेवलपमेंट ऐसे हैं जिनके बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो हुआ है वो तो खेल की शुरुआत है, अभी कई उलटफेर और होंगे। और इस सब के लिए क्रेडिट ईडी को दिया जा रहा है। ईडी का एक्शन बंगाल में भी जारी है। आज ईडी ने टीचर्स भर्ती घोटाले के सिलसिले में
पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के 4 और ठिकानों पर रेड की। जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी के घर पर नोटों के ढेर मिले, 50 करोड़ का कैश मिला और फिर जो कहानियां सामने आई, उससे लोगों में पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कितना गुस्सा है, इसका एक सबूत आज उस वक्त दिखा जब कोलकाता में एक महिला ने पार्थ चैटर्जी पर चप्पल फेंक कर मारी। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी को 23 जुलाई को अरेस्ट किया था और उनकी 10 दिन की कस्टडी कल खत्म हो रही है। कल दोनों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल कोर्ट में पेशी से पहले आज पार्थ चैटर्जी को मेडिकल के लिए ईएसआई हॉस्पिटल लाया गया था। पार्थ चैटर्जी को जब गाड़ी से उतारा जा रहा था, उसी वक्त एक महिला ने उनकी तरफ चप्पल फेंकी। इस महिला ने कहा कि उसे नंगे पैर घर जाना पड़ रहा है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसने उस शख्स पर चप्पल फेंकी जिसने बंगाल के करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा किया। इस महिला ने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने बड़े बड़े बंगले बनाए, एसी गाड़ियों में घूमे, लेकिन उनकी वजह से जिन गरीबों के पैसे बर्बाद हुए, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो सड़क पर बैठे हैं। उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। শুনুন, আমার পেশেন্ট অসুস্থ, আমি ওষুধ আনতে আসছি, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ওনাকে জুতো মারতে আসছি, জুতো মেরে আমি খালি পায়ে ঘরে যাচ্ছি। কেন জুতো মেরেছি কি জানেন আপনারা জানেন না? হ্যাঁ, জনসাধারণের কত গরিব মানুষের টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন, আবার বলেন কেন? ওনাকে এসি গাড়ি চড়িয়ে, ওনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসবেন, এসি গাড়ি চড়িয়ে হুইল চেয়ার। হ্যাঁ, আরো খুশি হতাম ওই জুতোটা যদি ওনার টাকা লাগতো। ये महिला किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं है। इसे यह भी नहीं मालूम था कि हॉस्पिटल में पार्थ चैटर्जी को लाया जा रहा है। जिस वक्त पार्थ चैटर्जी को लाया गया, यह महिला हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। पार्थ को देखते ही उसने चप्पल उनकी तरफ फेंक दी। क्योंकि वहां मीडिया की टीम्स पहले से मौजूद थी, इसलिए पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस महिला का गुस्सा आम बंगाली का गुस्सा है, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, जिन लोगों ने टीचर्स भर्ती के एग्जाम को क्वालिफाई किया, उन्हें नौकरी नहीं मिली, वो 506 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसके बाद पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिले नोटों के अंबार टीवी पर देखकर लोगों की नाराजगी 7वें आसमान पर पहुंच गई। आज पार्थ चैटर्जी पर चप्पल फेंकी गई तो बीजेपी के सांसद सुकांता मजूमदार ने कहा कि चप्पल फेंकना ठीक नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जिस तरह करप्शन हुआ है, उसके बाद टीएमसी के दूसरे नेताओं पर भी इसी तरह चप्पल फेंके जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसे तो हम इस तरीके की घटना की निंदा करते हैं, उनकी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट होनी चाहिए, लेकिन एक जो गुस्सा है, ये एग्जीबिशन है, जो गुस्सा लोगों के अंदर है, युवाओं के अंदर है, महिलाओं के अंदर है कि गरीब आदमी का पैसा इन लोगों ने लूटा। और सबसे बड़ी बात है, जो पैसा नहीं दे सकता, जो गरीब तबका, मिडिल क्लास, जो बंगाली में मिडिल क्लास तबका सबसे ज़्यादा होता है, तो मिडिल क्लास जो तबका है, जो अपने बेटे के नौकरी के लिए, जो बेटा एलिजिबल है, जिसने मास्टर डिग्री किया है, बीएड किया है, पीटीडीआई किया है, कोई भी किया है, जो टीचर की नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा भागते हैं, वो लोग जो 15 लाख 20 लाख रुपया नहीं दे सकते, उन लोगों का गुस्सा है। आगे आने वाले दिनों में हर टीएमसी नेता के साथ रास्ते में ऐसा ही होगा, अगर उन्होंने अपना ये तोलाबाजी का बिजनेस नहीं बंद किया तो। ये तोलाबाजी का बिजनेस बंद होना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह हमलावर है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ करप्शन का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल असेंबली में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और 100 ऐसे लोगों की लिस्ट सौंपी जो पार्थ चैटर्जी के लिए पैसे वसूलने का काम करते थे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अर्पिता मुखर्जी के घर से जो पैसा मिला है वो अभिषेक बैनर्जी का है। शुवेंदु ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 11 साल में 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के साथ ठगी की गई और इनसे वसूला गया पैसा पुलिस के प्रोटेक्शन में पार्थ चैटर्जी और भतीजे के पास जाता था। 2 मेन मुद्दा था मेरा। एक जो रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है, मैं पूरा आंकड़ा देकर ऑनरेबल एचएम को बताया, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट ये सबसे बिग स्कैम है। इसमें 70 से 80 लाख, करीब करीब 1 करोड़ के आसपास अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ का सवाल है। 75,000 टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है एजुकेशन सेक्टर में पिछले 11 साल में। इसमें
कम से कम 50 से 55 हजार सर्विस को ये लोग सेल किया है थ्रू सम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स। मैं 100 से ज़्यादा एमएलए और टीएमसी का कलेक्टर का नाम भी एचएम के पास दिया है, जिन्होंने पूरा बंगाल में ये ब्राइब रैकेट चलाया और रिश्वत उठाया और पुलिस प्रोटेक्शन में ग्रीन कॉरिडोर बना के भतीजा का घर पार्थो जी का घर में भेजा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस उल्टा शुवेंदु अधिकारी पर ही सवाल उठा रही है। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, नारदा शारदा स्कैम को लेकर उनको कटघरे में खड़ा करती थी, लेकिन अब बीजेपी सब भूल गई। शशि पांजा ने कहा कि ईडी का एक्शन नॉन बीजेपी लीडर्स पर ही क्यों होता है। यहाँ के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनका नाम है शुवेंदु अधिकारी, जो एक एमएलए जो आज दिल्ली में है। गृह मंत्री मुलाकात किए, उसके बाद प्रेस द्वारा ये कह रहे कि 100 जन का एमएलए वगैरह ये सब नाम वो बोले। उनको जो बोलना है, आरोप लगाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग यही पूछ रहे हैं कि जब तक शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में जब वो थे, तब भाजपा ही पश्चिम बंगाल में अपने वेबसाइट में शुवेंदु अधिकारी जो पैसा ले रहा है नारदा नेम स्टिंग ऑपरेशन में, वो वेबसाइट में पहले भाजपा ने ही अपलोड किया। लेकिन शुवेंदु अधिकारी चले गए भाजपा में, तब भाजपा ही खुद वो वीडियो को निकाल दी स्टिंग ऑपरेशन वाला। अब ये बात तो अब कोई सीक्रेट नहीं रही कि ममता बनर्जी के शासन के दौरान भर्तियों को लेकर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, धांधली हुई। ममता बनर्जी भी इस बात को समझ रही हैं कि इसको लेकर बंगाल के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इसीलिए ममता ने पार्थ बनर्जी से तुरंत पीछा छुड़ा लिया। लेकिन पार्थ चैटर्जी भी पुराने खिलाड़ी हैं। पार्थ ने पब्लिकली कह दिया पैसा उनका नहीं है, किसका है ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। इसके बाद आज शुवेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि जो पैसा अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ वो पार्थ चैटर्जी और अभिषेक बनर्जी का है। अगर पार्थ चैटर्जी ने भी पैंतरा बदल लिया तो ममता के लिए, उनकी सरकार के लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि विरोधी दलों के नेता ईडी के एक्शन को लेकर सिर्फ सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। विरोधी दल अदालतों में भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने में लगे हैं। सरकार ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला और जया ठाकुर समेत कुल 8 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमीशन को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पूछताछ, गिरफ्तारी और समन के अधिकारों को पूरी तरह से कानूनी और वाजिब करार दिया था। ईडी की जांच का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम ने आज कहा कि पहले ईडी विरोधियों के खिलाफ एक वेपन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी अब विरोधियों के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया है। ED was weaponized before and now after the इस सरकार ने पहले ईडी को अपना हथियार बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी अब सामूहिक विनाश का हथियार बन गया है। अब ईडी की छापेमारी, समन और गिरफ्तारी के सिलसिले में और तेजी आएगी। ये हास्यास्पद है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में छापा मारा। नेशनल हेराल्ड का सारा लेन देन अकाउंट बुक में दर्ज है। आखिर वहां छापा मारकर ईडी को क्या मिल जाएगा? नेशनल हेराल्ड का सारा लेन देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए हुआ। छापेमारी की यह कार्रवाई सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए की गई। इस कार्रवाई से सरकार में बैठे कुछ लोगों को खुशी मिलेगी। जब ईडी का इतिहास लिखा जाएगा तो इसकी गिनती ऐसी एजेंसी के तौर पर होगी जो बीजेपी के लिए सुपारी किलर का काम करती है। मैंने आपको दोनों पक्षों की बात सुनवाई। अब मैं आपको ईडी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यह बात सही है कि पिछले कुछ साल पहले तक ईडी की इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। ईडी पर इतने ज्यादा पॉलिटिकल अटैक भी नहीं होते थे। ईडी के केसेस इस तरह से सुनने में भी नहीं आते थे। लेकिन अब तो ईडी की रेड की खबरें रोज सुनाई देती हैं। हर रोज ईडी पर अटैक होते हैं। अगर पिछली सरकारों से तुलना करें तो सरकार ने भी माना है कि 2014 के बाद 8 साल में ईडी ने 3000 से ज्यादा रेड्स की।
जबकि उससे पहले 2006 से 2014 तक ईडी ने सिर्फ 172 जगह रेड की थी। पिछले 8 साल में ईडी ने करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 10 साल में ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। तो फर्क साफ है, ईडी की सक्रियता बढ़ी है, ईडी का असर बढ़ा है। इसीलिए विरोधी दल कहते हैं कि ईडी अब सरकार के इशारे पर काम कर रही है, इसीलिए ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, वरना ईडी के पास पहले वही पावर से जॉब है। लेकिन फैक्ट यह है कि विरोधियों की यह बात सही नहीं है। हकीकत यह कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स को बढ़ाया है, कानून में बदलाव किया है, गिरफ्तारी का अधिकार दिया है, और सिर्फ पावर नहीं बढ़ाई, ईडी की मैन पावर में भी बढ़ोतरी की है। ईडी को ज्यादा वर्कफोर्स प्रोवाइड करवाई है। पिछले 4 साल में, यानी जब से संजय कुमार मिश्रा ईडी के चीफ बने हैं, तब से एजेंसी के काम, स्टाफ और एक्टिविटी सब में बढ़ोतरी हुई है। 2018 तक ईडी के पास सिर्फ 5 स्पेशल डायरेक्टर और 18 ज्वाइंट डायरेक्टर थे। इनमें से ज्यादातर अफसर आईपीएस थे। लेकिन अब ईडी के पास 9 स्पेशल डायरेक्टर, 3 एडिशनल डायरेक्टर, 36 ज्वाइंट डायरेक्टर और 18 डिप्टी डायरेक्टर हैं। पहले ईडी में ज्यादातर आईपीएस अफसर हुआ करते थे, अब आईपीएस अफसरों के साथ साथ इनकम टैक्स, जीएसटी, इंटेलिजेंस और कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों को भी डेपुटेशन के तहत ईडी में लाया जाता है। और इसकी वजह है कि ईडी का काम इकोनॉमिक ऑफेंसेस को सॉल्व करने का है, और इनकम टैक्स और कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों को इकोनॉमिक ऑफेंसेस की डिटेल समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, उन्हें इनका अनुभव होता है। इसके अलावा ईडी ने कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर में नए ऑफिसेस खोले हैं। इसी का नतीजा है कि अब एजेंसी पूरी तरह एक्शन में है, और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी पूरी तरह एक्शन में हैं। वो पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की सियासत में भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं। झारखंड में भी कैश कांड की चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा पर झारखंड की सरकार को डिस्टेबलाइज करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के विधायकों को 10 करोड़ का लालच देकर तोड़ने की बात कही, लेकिन आज हिमंता ने कुछ तस्वीरें जारी करके खेल पलट दिया। असल में हावड़ा में पुलिस ने झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों से 50 लाख का कैश बरामद किया। ममता बनर्जी ने इस केस की जांच सीआईडी को सौंप दी। आज सीआईडी के अफसर ने दावा किया कि हावड़ा में कांग्रेस के एमएलए से बरामद कैश बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। लेकिन गेम प्लान क्या था, किसका था, इसके बारे में अफसर ने कुछ नहीं कहा। मजे की बात यह कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के नेता की शिकायत पर ही पकड़े गए, और कांग्रेस ही अब यह इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी झारखंड की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के एमएलए कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने इस मामले में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। हिमंता ने आरोपों को गलत बताया, कहा वो कांग्रेस में 20 साल से ज्यादा रहे, इसलिए कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके कांटेक्ट में रहते हैं। हिमंता ने कहा कि अनूप सिंह का उन पर आरोप लगाना उसी तरह है जैसे बोफोर्स मामले के खिलाफ कांग्रेस कोतरोची से केस दर्ज कराने को कहे। इसके अलावा असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस के विधायक लीडर अनूप सिंह की हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ तस्वीरें पब्लिक कर दी। यह फोटो प्रहलाद जोशी के घर की है। पीयूष हजारिका ने कहा कि अनूप सिंह तो अक्सर हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलते रहते हैं, फिर उन्हें लालच देने की क्या जरूरत। अनूप सिंह की एफआईआर झूठी है। ये जो एफआईआर उसने दर्ज किया था ये बेबुनियाद है, झूठा है। मेरा कहना है जो उसने एफआईआर में लिखा है 3 एमएलए ने उसको लुभाया था, उसको बोला था आप आइए, आपको लेके जाएगा आसाम, आसाम का मुख्यमंत्री जी को मिलवा देगा। लेकिन आज सबमिट हुआ, ये जयमंगलम जी ने हमारा मुख्यमंत्री जी को 6 दिन पहले दिल्ली में मिला था, और एक काम के लिए पब्लिक का ही काम हो जो भी हो, असम का माननीय मुख्यमंत्री का जी का साथ प्रहलाद पटेल जी को मिला था। वो शायद उसने आज एक्सेप्ट भी किया है, वो स्वीकार भी किया है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, यदि 3 एमएलए ने उनको लुभाया था
उनको लुभाने का कोशिश किया था, मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट उनको ही बोल सकता था। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, ये बेबुनियाद है, झूठा है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। कांग्रेस इल्जाम लगा रही कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस विधायक की गाड़ी से कैश बरामद हुआ उसके पिता ने आज दावा किया ये सब बेकार की बातें हैं, सारा खेल कांग्रेस का है। जामताड़ा से कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी की एसयूवी में हावड़ा में करीब 50 लाख का कैश बरामद हुआ था। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने आज कहा कि इसके पीछे कांग्रेस के ही कुछ लोगों की साजिश है, पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके बेटे को फंसाया है। फुरकान अंसारी ने कहा कि 50 लाख रुपए अगर 3 विधायकों में बांटा जाए तो एक विधायक को 16 लाख मिलेंगे। 16 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है कि कांग्रेस ने बिना सफाई मांगे उनके बेटे को निकाल दिया। 16 लाख रुपया के लिए कांग्रेस ने कार्रवाई की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है, ये पैसा तो इतना कारोबार के लिए या कुछ लिख के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक। ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामताड़ा से सबसे नज़दीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने, और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। बिना स्पष्टीकरण का तुरंत आप जो है निलंबित कर दीजिएगा, और किसी कहने पर, किसी खास लोगों के कहने पर आप कहिएगा मैं एक्शन ले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। असल में मामला थोड़ा उलझा हुआ है। झारखंड में कोल माइनिंग को लेकर जांच चल रही है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी करीबी अफसर पूजा सिंघल पकड़ी जा चुकी हैं। हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार ईडी के लपेटे में आ चुके हैं। जांच हेमंत सोरेन तक पहुंच रही है, इसलिए कांग्रेस के विधायकों में खलबली तो है। कांग्रेस हाईकमान को भी लगता है कि उसके विधायक पाला बदल सकते हैं, और कुछ लोग लगता है कि हेमंत सोरेन भी किसी दिन पाला बदल सकते हैं। केरल से आज हैरान करने वाली तस्वीरें आई। केरल के अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर की नियुक्ति के खिलाफ हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए, और सरकार ने उनके अपॉइंटमेंट का फैसला वापस ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम संगठन इस अफसर के अपॉइंटमेंट का विरोध कर रहे थे और हजारों लोग सड़कों पर थे। ये सारे लोग जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, केरल सरकार में आईएएस अफसर श्रीराम वेंकट रमन को अलापुजा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर अपॉइंट करने के खिलाफ है। इस प्रोटेस्ट के बाद इस अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने श्रीराम वेंकटरमन की पोस्टिंग केरल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर के तौर पर कर दी। इस जिले में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम संगठनों का विरोध हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने श्रीराम वेंकटरमन की नियुक्ति का विरोध किया, और इसके बाद लेफ्ट पार्टीज भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई, और आखिरकार चीफ मिनिस्टर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। श्रीराम वेंकटरमन के विरोध की वजह यह बताई गई कि उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चल रहा था। असल में 2019 में केएम बशीर नाम के एक पत्रकार की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि जिस कार ने बशीर को टक्कर मारी उसे श्रीराम वेंकटरमन चला रहे थे। इसी को लेकर उनका विरोध हुआ था, लेकिन कलेक्टर के ट्रांसफर लेकर अब बीजेपी केरल सरकार पर सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि अगर सांप्रदायिक संगठनों की डिमांड पर एक कलेक्टर को हटा दिया गया तो क्या केरल सरकार आगे भी इसी तरह के दबाव में काम करेगी? किसी एक कलेक्टर को अपॉइंट करते वक्त स्वाभाविक है कि सरकार कुछ सोचा होगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर जब लोगों को इकट्ठा करके मुस्लिम संगठन के तरफ से एक जुलूस निकालते हैं और उसके आधार पर सरकार निर्णय बदलता है, तो स्वाभाविक है कि कल और भी लोग इस तरह का जुलूस निकालेंगे तो सरकार क्या निर्णय ले लेंगे, सरकार किस आधार पर काम करेंगे,
ये लोगों के दबाव पर काम करेंगे, आतंकवादी ताकतों के दबाव पर काम करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर काम करेंगे, ये सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। वामपंथी सरकार केरल में पिछले कई दिनों में केरल में इस तरह की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण का राजनीति, यही उनका पॉलिसी है। इसका दूसरा पक्ष आपको बताता हूं। सीपीएम के लीडर एलमारम करीम ने वी मुरलीधरन को क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा केरल की सरकार ने जो कुछ किया वो जन भावना का सम्मान करते हुए किया, इसके पीछे कोई प्रेशर नहीं था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम एक लोकतांत्रिक सरकार है, कई बार लोगों की राय को तवज्जो देते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसके पीछे कोई दबाव नहीं है। हर एक्शन के पीछे रिएक्शन होता है जब लोग अपनी राय सामने रखते हैं, तो एक लोकतांत्रिक सरकार उसका मान रखती है। सिर्फ इतना मामला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। रेस्पेक्ट सच ओपिनियंस। केरल की सरकार कुछ भी कहे, लेकिन ये बात साफ दिखाई दे रही है कि पिनराई विजयन ने अपना फैसला इसलिए वापस लिया क्योंकि हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। उन्हें अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता हो गई थी। जहां तक एक्सीडेंट केस की बात है, जिसकी वजह से ट्रांसफर वापस लेने की बात है, तो ये बात गले नहीं उतरती क्योंकि ये केस तो कोई नया नहीं है, 2019 का है। और ऐसा भी नहीं कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार को कल ही इस केस के बारे में पता लगा हो। मुझे लगता है इस तरह के प्रशासनिक फैसले वोट बैंक को ध्यान में रखकर नहीं होने चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर यह कि 9/11 के 21 साल बाद अमेरिका ने अल कैदा के सरगना मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट अल जवाहिरी को मार गिराया है। अल जवाहिरी अमेरिका के एक ड्रोन हमले में मारा गया। अल जवाहिरी काबुल के पौश शेरपुर इलाके में छुपा हुआ था। उसे तालिबान ने सुरक्षित पनाह दी थी। 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से अल जवाहिरी अल कायदा का सुप्रीम लीडर बना हुआ था। अमेरिका ने उस पर $25 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। अब जनवरी महीने में अल जवाहिरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा तो उसकी खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को लग गई। फरवरी से काबुल में जवाहिरी के ठिकाने पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही थी। CIA को इस साल मार्च में यह पक्की खबर मिल गई कि अल जवाहिरी काबुल में रह रहा है। इसके बाद उसे टारगेट करके खात्मा करने की तैयारी की गई। CIA की ऑपरेशंस टीम ने उस घर का मॉडल तैयार किया जिस घर में जवाहिरी रह रहा था। यह मॉडल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम ले जाया गया। वहां प्रेसिडेंट जो बाइडेन को पूरे प्लान के बारे में ब्रीफ किया गया। मगर दिक्कत यह थी कि जवाहिरी जिस इलाके में रह रहा था वहां पर घनी आबादी थी। मिसाइल अटैक या बम हमले से आम लोगों के मारे जाने का डर था जिससे बहुत बदनामी हो सकती थी। इसी वजह से मई महीने में जवाहिरी को मारने के प्लान को मुलतवी करना पड़ा। तब अमेरिकन अधिकारियों ने ड्रोन से अमेरिका की मशहूर हेल फायर मिसाइल दागकर जवाहिरी के खात्मे का प्लान बनाया। 25 जुलाई को प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया और जब CIA ने दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को ड्रोन के जरिए मार गिराया तो इसका ऐलान करने के लिए खुद जो बाइडेन मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा 9/11 के अटैक के विक्टिम्स को इंसाफ मिल गया है, अमेरिका ने अपना बदला ले लिया है। हमने अलकायदा के अमीर का खात्मा कर दिया है। अब वो दोबारा कभी भी अफगानिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाने का काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया है। अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसके जैसा कोई आतंकवादी दोबारा खड़ा ना हो। आप यकीन जानिए वो अमेरिका पर आतंकवादी हमले के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम ये पक्का करेंगे। ये ऑपरेशन इस बात का साफ संकेत है कि हम अपनी कसम हमेशा पूरी करते हैं और आगे भी करेंगे। मेरी सरकार अलकायदा से पैदा होने वाले खतरों पर नजर रखेगी, फिर चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अमेरिका के कमांडर इन चीफ के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि खतरनाक विश्व में हम अमेरिका को महफूज बनाएं। आतंक के खिलाफ ये जंग अमेरिका ने नहीं चाही थी। इसकी शुरुआत हमारे ऊपर हमले से हुई थी और हमने दिखा दिया कि हम कभी नहीं झुकते, कभी समझौता नहीं करते, कभी पीछे नहीं हटते। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जवाहिरी तालिबान के आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी के बेटे के घर में रह रहा था।
ड्रोन अटैक में सिराजुद्दीन हक्कानी के बेटे के भी मारे जाने की खबर है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने अमेरिका के ड्रोन अटैक को अफगानिस्तान के साथ हुए समझौते के खिलाफ बताया। हमारी पहली कोशिश हमले में घायल लोगों को बाहर निकालने और बचे हुए लोगों को तलाश करने की थी। कल हम हमले वाले इलाके में गए थे और प्रभावित लोगों को कुछ मदद मुहैया कराई थी। हमारी बड़ी चिंता ये थी कि इस हमले में आसपास के ज्यादातर घर नष्ट हो गए थे। मुश्किल हल जवाहिरी के मारे जाने से सबसे दिलचस्प सियासत तो पाकिस्तान में हो रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जवाहिरी को मारने में पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका की मदद की, इंटेलिजेंस मुहैया कराई, अमेरिकी ड्रोन के लिए हवाई अड्डा दिया। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के चीफ जनरल बाजवा ने पिछले हफ्ते अमेरिका को फोन करके जवाहिरी का ठिकाना बताया था और उसके बदले में अमेरिका से पैसा मांगा था, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। जैसे जैसे हम कमजोर होते जा रहे हैं, अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमेरिकनों को, कि हमें मदद करें IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए आर्मी चीफ, नहीं तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। और अगर इसी तरह कमजोर हुए तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा? क्या चीज डिमांड करेगा हमारे से? और मुझे जो खतरा है कि हमारी सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर होगी अगर जो उनकी कई दफा डिमांड आती रही, अगर उधर तक गए हम, तो आखिर में पाकिस्तान को कमजोर होगा। जवाहिरी की मौत के बाद इमरान खान ने सिर्फ बाजवा पर अटैक नहीं किया, वो अपने पूरे मुल्क की पूरी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। एक रैली में इमरान खान ने कहा, जिस तरह आज पाकिस्तान आर्मी ने पैसे के बदले जवाहिरी का खुफिया ठिकाना अमेरिका को बता दिया, उसी तरह 1995 में 1995 में एक और आतंकवादी रमजी यूसुफ को डॉलर के बदले अमेरिका को सौंप दिया था। रमजी यूसुफ कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। उसे ISI और CIA ने मिलकर इस्लामाबाद से पकड़ा था। शायद आपको बड़े को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था। अमेरिकनों ने कहा हमें 90 की दिहाई में हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे यह कभी नहीं भूलता। मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है, लेकिन जो इसके लीडर है वो बेगैरत है। अल जवाहिरी पूरी इंसानियत का दुश्मन था, बड़ा आतंकवादी था, उसका सफाया पूरी दुनिया के लिए जरूरी था, लेकिन भारत के लिए खास तौर पर, क्योंकि वो भारत के खिलाफ भी जहर उगलता था। कश्मीर का मसला हो, आर्टिकल 370 हटाने की बात हो, हिजाब का विवाद हो, या फिर गल्फ कंट्री के साथ मोदी सरकार की नजदीकी हो, हर मुद्दे पर जवाहिरी भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, जिहाद छेड़ने की धमकी देता था। उसने अप्रैल में, आपको याद होगा, अपना आखिरी वीडियो जारी किया था, उसमें भारत के बारे में काफी बात की थी, हिजाब की कंट्रोवर्सी पर बयान दिया था, भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए लोगों को भड़काया था। इससे पहले जवाहिरी ने कश्मीर में भी लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। इसलिए अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। उधर आज पूरी दुनिया को इस बात की टेंशन है कि कहीं चाइना और अमेरिका के बीच जंग न छिड़ जाए। असल में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज ताइवान के दौरे पर पहुंच गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई है, और ताइवान पहुंचने के साथ ही नैन्सी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, ताइवान को अमेरिका के खुले सपोर्ट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भी ताइवान के समर्थन से पीछे नहीं हटेगा। चाइना ताइवान को अपना इलाका मानता है, इसलिए वो नैन्सी के ताइवान दौरे का कड़ा विरोध कर रहा है। चाइना ने नैन्सी पेलोसी के दौरे पर
अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। नैन्सी पेलोसी के दौरे से ठीक पहले चाइना ने ताइवान के एयरबेस में अपने फाइटर जेट्स भेजे, ताइवान के समुद्री इलाके में घुसकर नेवल एक्सरसाइज की। अमेरिकी सेनाओं ने भी ताइवान के आसपास एक्सरसाइज करके अपनी ताकत दिखाई। नैन्सी का विमान ताइवान की राजधानी ताइपे में उतरने से ठीक पहले चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ताइवान के इर्द गिर्द मंडराते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर दोनों देशों के बीच पिछले कई दिन से तीखी बयानबाजी होती रही है। ताइवान 1949 में सिविल वॉर के बाद चाइना से अलग हो गया था। वहां डेमोक्रेसी है, जबकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है। चाइना हमेशा से दुनिया के तमाम देशों पर वन चाइना पॉलिसी अपनाने का दबाव बनाता रहा है। 1979 में चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत के वक्त अमेरिका ने भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया था, लेकिन अमेरिका के तमाम नेता ताइवान के दौरे पर आते रहे हैं। नैन्सी पेलोसी अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद तीसरी सबसे बड़ी नेता हैं। वो अमेरिकी हाउस कांग्रेस लोअर हाउस के स्पीकर के तौर पर अमेरिकी सरकार से इंडिपेंडेंट हैं। उनके ताइवान दौरे को चाइना ने बड़ा इशू बना लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ताइवान को मिलाने के लिए चाइना उस पर अटैक भी कर सकता है। पिछले कई दिनों से चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता बार बार अमेरिका को खतरनाक नतीजों की धमकी देते रहे हैं। अगर अमेरिका चीन की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा के हितों को चोट पहुंचाता है तो जिम्मेदारी उसी की होगी और उसे इसकी कीमत भी चुकानी होगी। हम स्पीकर पेलोसी के दौरे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका अपनी जिद पूरी करने पर आमादा है तो चीन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की हिफाजत के लिए कड़े कदम उठाएगा। चीन और अमेरिका हर तरह से हर स्तर पर आपस में संपर्क बनाए हुए हैं, फिर चाहे बीजिंग हो या वॉशिंगटन, और चीन ने बार बार अमेरिका को अपने नजरिए से वाकिफ करा दिया है कि वो स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के सख्त खिलाफ है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका के अधिकारी इस मुद्दे की अहमियत और संवेदनशीलता का ख्याल रखेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पेलोसी ये दौरा करती है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच टेंशन जरूर है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। चाहे दोनों तरफ से फाइटर जेट्स तैनात दिखाई दें, लेकिन मुझे लगता है कि टेंशन और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के साथ फिलहाल कोई झगड़ा करेगा इसकी संभावना बहुत कम है। बाइडेन स्पीकर को ताइवान जाने से रोक भी नहीं सकते थे, इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सफाई भी दी है। ब्लिंकन ने कहा कि स्पीकर पेलोसी कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं। चाइना कोई भी गलत हरकत करेगा तो उसके अंजाम की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।